हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल करंट। दोस्तों, आज के एपिसोड में 7 से 9 अगस्त के बीच घटित प्रमुख घटनाओं को विस्तृत रूप में संकलित किया गया है। आज जिन प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है उनमें नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तत्पश्चात चीनी जासूसी पोत युआंग वान 5 को श्रीलंकाई बंदरगाह हम्बनटोटा पर आने से भारत सरकार ने क्यों रुकवाई, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी किस संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन और पदक तालिका की बात करेंगे। तो पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत लिया है। वे भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। आंसर है ऑप्शन सी 14वें। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ ने राजग यानी एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत लिया है। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट पड़े थे, जिनमें धनखड़ को 528 वोट मिले और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। 15 वोट अवैध घोषित किए गए थे। अब महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें कि जगदीप धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 जी हां 346 मतों से पराजित किया। उन्हें यानी जगदीप धनखड़ को कुल 74.36% वोट मिले। 1997 में जब श्री कृष्णकांत उपराष्ट्रपति चुनाव जीते थे तो उनके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का यह सबसे बड़ा अंतर है। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 11 अगस्त को श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोस्तों, श्री धनखड़ राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इनसे पहले भैरों सिंह शेखावत राजस्थान से पहले उपराष्ट्रपति बने थे। आइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रमुख तथ्य उस पर ध्यान देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 जी हां आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। याद रखें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद शामिल होता है। संसद के दोनों सदन जो उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा, इन दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य सभी लोग इसके निर्वाचन यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो वर्तमान में दोनों सदनों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखें ये 788 है, किंतु राज्यसभा की अभी 8 सीटें खाली हैं। तो कुल योग्य 780 वोटर थे, जिनमें 725 ने ही मतदान किया था। यानी इस बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उनमें कुल मतदाता जिन्होंने वोट डाले वो 725 थे। दोस्तों, अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान यानी एक ही राज्य से होंगे। उपराष्ट्रपति के तौर पर धनखड़ राज्यसभा के सभापति होंगे, तो वही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी राजस्थान के कोटा जिले के रहने वाले हैं। यानी दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा यानी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष वे दोनों राजस्थान से ही होंगे। भारत के दबाव के पश्चात निम्नलिखित में से किस देश ने चीनी जासूसी पोत को अपने बंदरगाह पर लंगर डालने से मना कर दिया है? आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत के दबाव के बाद श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी पोत युआन वांग 5, इसका नाम है इस पोत का युआन वांग 5 के अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने पर रोक लगा दी है। चीन का जासूसी पोत युआन वांग 12 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने वाला था और इसे वहां सप्ताह भर ठहरना था। दोस्तों, हम्बनटोटा श्रीलंका के दक्षिण में बनाया जाने वाला एक बंदरगाह है जिसका निर्माण चीन ने ही किया है और इसी बंदरगाह पर चीन का यह जासूसी जहाज आने वाला था। दोस्तों, एक स्वाभाविक प्रश्न है कि श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन नेशन है, फिर भारत ने ऐसा करने के लिए उस पर दबाव क्यों बनाया, इसके क्या कारण है, तो आइए इसे समझते हैं। चीन का यह जासूसी पोत हम्बनटोटा बंदरगाह से भारत के दक्षिणी हिस्से की अधिकांश मिसाइल और सैन्य गतिविधियों के अलावा ढांचागत परियोजनाओं पर करीबी निगरानी करने की क्षमता रखता है।
सुरक्षा कारणों से भारत चीनी जहाज के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने को लेकर श्रीलंका के समक्ष कड़ी आपत्ति जता चुका था। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समक्ष भी उठाया था। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका पर दबाव क्यों बनाया, आइए इसका एक अन्य कारण भी जानते हैं। 1987 में, जी हां 1987 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत के हितों के प्रतिकूल सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी देश के पोत को श्रीलंकाई बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह एग्रीमेंट हुआ था 1987 में। भारत सरकार को आशंका थी कि श्रीलंकाई बंदरगाह हम्बनटोटा पर रुकने के दौरान इस पोत की निगरानी प्रणाली भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की जासूसी कर सकती है। जी हां, विशेषज्ञों के भी अनुसार कि युआन वांग 5 सैन्य पोत तो नहीं है, किंतु यह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो PLA कहलाती है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक साबित हो सकती है। इसलिए भारत के लिए यह खतरे की बात थी। एक स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या चीन जबरदस्ती श्रीलंकाई बंदरगाह का उपयोग करना चाह रहा था अपने जहाज के लिए? तो इसका कारण जान लीजिए कि श्रीलंका की जो पिछली सरकार गोटबाया राजपक्षे की सरकार थी, जो राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, उसने ही चीनी जहाज को श्रीलंका में आने की अनुमति दी थी। जैसा कि मालूम है कि गोटबाया राजपक्षे की सरकार पूरी तरह चाइना प्रो थी, वो चीन का खुलकर सपोर्ट कर रही थी। देश छोड़कर भागने से, जैसा कि मालूम है कि श्रीलंका में जो आपात स्थिति उत्पन्न हुई और राष्ट्रपति गोटबाया भागकर पहले मालदीव पहुंचे और वहां से वे सिंगापुर पहुंच चुके हैं, तो उनको देश छोड़कर भागने से कुछ ही दिन पहले गोटबाया ने यह कदम उठाया था। जब वो देश छोड़कर भागे, उनके कुछ ही दिनों पहले चीनी जहाज को श्रीलंका आने की अनुमति दी थी। उस वक्त यही कहा गया था कि चीन का यह जहाज केवल रिफ्यूलिंग के लिए हम्बनटोटा में रुकेगा, किंतु बाद में यह जानकारी मिली कि जहाज कम से कम 7 दिनों के लिए हम्बनटोटा में रुकने वाला है। इसके बाद ही भारत सरकार ने ऐतराज जताया और श्रीलंका पर दबाव बनाया। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी निम्नलिखित में से किस संस्था की पहली महिला महानिदेशक, जी हां, डायरेक्टर जनरल बनी है? 4 विकल्प यहां दिए गए हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन C, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। देश की वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। दोस्तों, CSIR देश भर के 38 अनुसंधान संस्थानों जो रिसर्च सेंटर है उसका एक संघ है, यूनियन है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार वह शेखर मांडे का स्थान लेंगी, जो अप्रैल 2022 में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम से ख्याति पाने वाली कलाईसेल्वी वर्तमान में तमिलनाडु के कराईकुडी में CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान CECRI की निदेशक यानी डायरेक्टर हैं। कलाईसेल्वी का 25 साल से ज्यादा का अनुसंधान कार्य, जी हां, रिसर्च वर्क मुख्य रूप से विद्युत रासायनिक ऊर्जा प्रणाली और खासतौर से इलेक्ट्रोड के विकास पर केंद्रित रहा है। वे अभी सोडियम आयन अथवा लिथियम सल्फर बैटरी और सुपर कैपेसिटर के विकास पर कार्य कर रही हैं, तो इन 2 तथ्यों को ध्यान में आप रखेंगे। कलाईसेल्वी ने नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपना अहम योगदान दिया है। उनके नाम पर 125, जी हां, 125 से भी अधिक शोध पत्र हैं और 6 पेटेंट हैं। किनके नाम पर? कलाईसेल्वी के नाम पर। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के एक छोटे से शहर अम्बा समुद्रम की रहने वाली कलाईसेल्वी ने तमिल माध्यम से ही स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। ध्यान रहे, बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चेन्नई की ओर प्रस्थान की, लेकिन आरंभिक शिक्षा उनकी अम्बा समुद्रम में ही तमिल भाषा में हुई है। राष्ट्रमंडल खेल, जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ।
दोस्तों, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने इस बार 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते हैं। दोस्तों, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसे ध्यान में रखेंगे कि भारत ने कुल 22 स्वर्ण यानी 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कुल पदकों की संख्या 61 है। इस बार राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका में जो शीर्ष 5 देश हैं वे हैं: पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर तो भारत है और 5वें स्थान पर न्यूजीलैंड है। तो इन सब की जो पदक तालिका है उसे देखते हैं। प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज कुल 178 मेडल उन्होंने प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड जिसने 56 गोल्ड, 64 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। उनके कुल पदकों की संख्या 173 है। तीसरे स्थान पर कनाडा जिसने 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 92 पदक जीते हैं। चौथे स्थान पर भारत, जैसा बताया जा चुका है कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। टोटल 61 पदक है भारत के नाम। 5वें स्थान पर न्यूजीलैंड है जिसने 20 स्वर्ण, 12 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं। उनके पदकों की कुल संख्या 49 है, 49। भारत को सबसे ज्यादा मेडल कुश्ती यानी रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग में मिले हैं। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में कुल 12 पदक जीते हैं जबकि वेटलिफ्टर्स ने 10 पदक अपनी झोली में डाले हैं। बॉक्सिंग में भी भारत को 7 पदक मिले हैं। वहीं बैडमिंटन में भारत ने 3 गोल्ड हासिल कर इतिहास रचा है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित भारत की जो उपलब्धि रही है इसके संपूर्ण विवरण के साथ मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें राष्ट्रमंडल खेल और उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने जिन पदकों को जीता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।